नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेज का परिवार अच्छा होगा, शानदार होगा, सभी खुशहाल होंगे, सभी के परिवार में खुशहाली होगी और बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कास क्लासेज का परिवार आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, उसी तैयारी को और ज़बरदस्त बनाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से बहुत ही शानदार करंट अफेयर लेके आया हूँ। पहले हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में जो हम भारत दर्शन है, भारत का दर्शन करेंगे एकदम, और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टैटिक जीके के जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन पॉइंटों का जिक्र भी हम इस वीडियो के अंत में करेंगे। तो आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखना, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच सके। तो ठीक है, चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल नजाहा सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है? हाल ही के अंदर भाई साहब एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम अल नजाहा सैन्य अभ्यास है। अल नजा है, अल नजा है जो सेना का जो अभ्यास है, सेना अभ्यास, ये सेना अभ्यास दोस्तों कौन से दो देशों के बीच में हुआ है? तो आप बता देना, भारत और ओमान के बीच में हाल ही में एक सेना अभ्यास हुआ है जिसका नाम से क्या है? तो आप बताएंगे अल नजाहा, जिसका नाम है अल नजाहा। और ये अल नजाहा सैन्य अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में हुआ है? तो आप बताएंगे दोस्तों, भारत और ओमान के बीच में हुआ है। अब जिक्र दोस्तों ओमान का आया है तो ध्यान रखिएगा, ओमान एशिया महाद्वीप में है, और ओमान जिसकी राजधानी क्या है? तो आप बता देना, मस्कट ओमान की राजधानी है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे साथ में अंत तक बने रहना। हाल ही के अंदर अल नजाहा सैन्य अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में हुआ है? तो आप बताएंगे भारत और ओमान के बीच में। ओमान जिसकी राजधानी मस्कट है, ओमान जो एशिया महाद्वीप में है, और ये जो सैन्य अभ्यास हुआ है ना दोस्तों, ये बीकानेर में हुआ है, बीकानेर। और दोस्तों बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में। और दोस्तों राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और भारत की पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को। और दोस्तों राजस्थान का राज्यपाल, राजस्थान का गवर्नर कौन है? तो आप बता देना, कलराज मिश्र। कलराज मिश्र या कलराज मिश्रा, ये राजस्थान के गवर्नर है, गवर्नर। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, साथ के साथ में सारे पॉइंटों को आप नोट करते चलिएगा। हाल ही में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? हाल ही में हाल ही में पहली अंडर वाटर हाल ही में पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना, कलकत्ता के अंदर किया जाएगा, कलकत्ता में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ये प्रश्न पढ़ के आपका दिमाग खुश हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना, कलकत्ता में किया जाएगा। कलकत्ता जो दोस्तों कहां है? तो आप बताएंगे वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के अंदर है कलकत्ता। प्यारे साथियों, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कलकत्ता में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिक्र मेट्रो का आया है तो मेट्रो की शुरुआत भारत में कलकत्ता से ही हुई थी, और भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कलकत्ता में 1984 के अंदर चली थी। इंदिरा गांधी की डेथ भी 1984 में हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भी 1984 में हुआ था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में भी 1984 में गया था। भोपाल के अंदर गैस कांड 1984 में हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन मेघदूत भी 1984 में चलाया था। और भारत में सर्वप्रथम मेट्रो 1984 में कलकत्ता के अंदर ही चली थी। और ध्यान रखिएगा, दिल्ली के अंदर मेट्रो का जिक्र किया जाए तो दिल्ली के अंदर मेट्रो दोस्तों 2002 के अंदर चली थी, 2002 के अंदर। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कलकत्ता में चली, और भारत की पहली फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां किया जाएगा? तो कलकत्ता के अंदर ही किया जाएगा। लेकिन मेट्रोमैन के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना दोस्तों, ई श्रीधरन को मेट्रोमैन के नाम से। ई मतलब इंजीनियर
श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कलकत्ता में, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। लेकिन भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कलकत्ता में ही चली थी 1984 में। दिल्ली के अंदर मेट्रो चलती 2002 के अंदर। और मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं? इंजीनियर श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में जिक्र कलकत्ता का आया है, तो आप बता देना कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? नया राज्यपाल बना है जिसका नाम एल गणेशन है, एल गणेशन। इस एल गणेशन ने किसका स्थान लिया है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ दो देश के 14वें नंबर का उपराष्ट्रपति बना है। ये ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए एक बार आप। नेक्स्ट पर्सन है अपने पास में, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर, नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कौन सी बार झंडा फहराया है? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कौन सी बार झंडा फहराया है? तो आप बता देना लाल किले पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार झंडा फहराया है। लाल किला जो दिल्ली के अंदर है, लाल किला जो शाहजहां ने बनवाया था। एक लाल किला आगरा में भी है, और आगरा का लाल किला अकबर ने, और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने, और दिल्ली जो यमुना नदी के ऊपर स्थित है। तो याद रखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 9वीं बार झंडा फहराया है। 9वीं बार, ध्यान रखिएगा, 9वीं बार झंडा फहराया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये जो झंडा फहराया 9वीं बार, तो सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। सबसे ज्यादा बार जो झंडा फहराया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कितनी बार फहराया था? 17 बार। उसके बाद में सेकंड नंबर पर किसका नाम आता है? तो इंदिरा गांधी का नाम आता है। कितनी बार फहराया था? 16 बार। उसके बाद में थर्ड नंबर के ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आता है, मनमोहन सिंह। इन्होंने कितनी बार फहराया था? 10 बार फहराया था। तो ऐसे ही आप दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नरेंद्र मोदी ने कितनी बार फहराया है, अब की बार कौन सी बार फहराया है? तो 9वीं बार फहराया है। सबसे ज्यादा ये रिकॉर्ड झंडा फहराने का किसके नाम पर है? पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार, मनमोहन सिंह 10 बार। लेकिन जिक्र राष्ट्रीय ध्वज का आया है, राष्ट्रीय झंडे का आया है, तो ध्यान रखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज में 3 महत्वपूर्ण रंग होते हैं, वैसे तो 4 हैं क्योंकि बीच में अशोक चक्र भी है। सबसे ऊपर जो कलर होता है उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे केसरिया। बीच में जो कलर होता है वो सफेद, और नीचे जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। और ये झंडा जो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 में संविधान निर्मात्री सभा ने भारतीय झंडे को संविधान के अंदर अपनाया था, या भारत के संविधान में अपनाया था 22 जुलाई 1947 के अंदर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन, वो देखें अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 कहां आयोजित की जाएगी? हाल ही में खेलो इंडिया, हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग, महिला हॉकी लीग, खेलो इंडिया महिला जो हॉकी लीग है इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाएगा? तो आप बता देना, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया जाएगा। और न्यू दिल्ली के अंदर कहाँ पर? तो छत्रसाल जो स्टेडियम है वहाँ पर किया जाएगा। इसके अंदर कुल टीम कितना हिस्सा लेगी? तो 16 टीम हिस्सा लेगी। बहुत शानदार पर्सन है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त पर्सन है कि खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग
का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अंडर 16 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दिल्ली में। और इसके अंदर टोटल कितनी टीमें हिस्सा लेने वाली है? 16 टीमें हिस्सा लेने वाली है, जो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए जाएंगे। महिला आईपीएल, देखो पहले पुरुष आईपीएल भी होता था, पुरुष तो 2008 से चलता रहा है, अब महिला आईपीएल भी होगा। और महिला जो इंडियन प्रीमियर लीग है, महिला जो आईपीएल है, इसकी शुरुआत भाई साहब कब से बता रहे हैं? तो इसका जो पहला संस्करण है ना, पहला संस्करण वो बताया जा रहा है कि मार्च में होगा, मार्च में। ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार पर्सन है। महिला आईपीएल की शुरुआत 2022 में हुई है, सॉरी 2023 में होगी। ऐसा बताया जाता है कि महिला आईपीएल की शुरुआत 2023 में होगी और मार्च 2023 में महिलाओं का पहली बार आईपीएल होगा। आईपीएल मतलब इंडियन प्रीमियर लीग। और पुरुष आईपीएल की शुरुआत या आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बता देना 2008 के अंदर। और वर्तमान में आईपीएल का स्पॉन्सर कौन है? तो टाटा ग्रुप है, जिसकी स्थापना 1868 के अंदर हुई थी। प्यारे साथियों, वीडियो को यदि अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते चलिएगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो भाई साहब बहुत ही जबरदस्त पर्सन है, बहुत ही शानदार। किस राज्य सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना, अरे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना शुरू की है? बाल आशीर्वाद योजना की जिक्र करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने बाल आशीर्वाद योजना शुरू की। अब बाल आशीर्वाद योजना के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ऐसा क्या करेगी? तो प्यारे साथियों, आप बता देना, बाल आशीर्वाद योजना के अंदर जो मध्य प्रदेश की सरकार है ना, मध्य प्रदेश की सरकार वो अनाथ बच्चों की सहायता करेगी। अनाथ बच्चों की सहायता करेगी, अनाथ बच्चों की सहायता करेगी। और जो बच्चे अनाथ हैं, जिनकी एज 18 से 24 साल तक है, उनको 5,000 रुपए की सहायता भी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, अनाथ बच्चों की सहायता के लिए, अनाथ बच्चों की देखरेख के लिए हाल ही में बाल आशीर्वाद योजना की शुरुआत कौन से राज्य की सरकार ने की है? तो आप बता देना, मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। अब मध्य प्रदेश की सरकार ही कौन है? मध्य प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है? तो आप बता देना दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकार है बीजेपी की। और वहां का जो मुख्यमंत्री है ना, वो शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान। ध्यान रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का। और यदि बात करें गवर्नर की तो मंगू भाई सी पटेल ये मध्य प्रदेश का गवर्नर है दोस्तों, गवर्नर। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है, और भोपाल जो बेतवा नदी के ऊपर है, बेतवा जो यमुना की सहायक है, यमुना जो गंगा की सहायक है, गंगा जो गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री जो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। लेकिन बाल आशीर्वाद योजना जो कौन से राज्य सरकार ने शुरू की है? मध्य प्रदेश, जिसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई सी पटेल है। ध्यान रखना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया है? किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक, किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक, मतलब धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया है? बहुत शानदार प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने दोस्तों धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 पारित किया है? धर्म की स्वतंत्रता से मतलब आप समझ रहे होंगे, यदि कोई व्यक्ति जिस धर्म से है वो उस धर्म में स्वतंत्र रूप से रहें, यदि कोई उसके खिलाफ धर्म बदलने की कोशिश करता है तो सरकार ने सजा का प्रावधान भी दिया है, और सरकार ने उसके ऊपर जुर्माना लगाने की घोषणा भी की है, कम से कम 10 साल की सजा है। तो धर्म स्वतंत्रता विधेयक मतलब धर्म जो आपका है उसमें स्वतंत्र तरीके से रहो। कोई भी यदि गैर धर्म का आके आपके धर्म को चेंजमेंट करवाता है, किसी प्रकार का लोभ लालच देता है, तो उनका इलाज करने के लिए धर्म स्वतंत्रता विधेयक हाल ही में किस सरकार ने स्टार्ट किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पारित किया है।
किस राज्य सरकार ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2022 को पारित किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश जिसकी राजधानी दो है, एक शिमला और एक धर्मशाला, एक शिमला और एक धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री का जिक्र किया जाए तो जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये हिमाचल प्रदेश का क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, राज्यपाल है, राज्यपाल। तो प्यारे साथियों, मेरे साथ में अंत तक बने रहना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करना, लाइक भी करना, और बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जेके टायर एंड इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जेके टायर, जेके टायर का नाम आपने सुना होगा। जेके टायर, जेके टायर, जेके टायर एंड इंडस्ट्री, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सॉरी, नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? चेयरमैन नहीं, ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही के अंदर जेके टायर एंड इंडस्ट्री के नए चेयरमैन, सॉरी, ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में जेके टायर एंड इंडस्ट्री के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो आप बता देना, नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन, नारायण कार्तिकेयन। ये भाई साहब ध्यान रखिएगा, नारायण कार्तिकेयन जो है, कार्तिकेयन, नारायण कार्तिकेयन, ये जेके टायर एंड इंडस्ट्री के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। जेके टायर एंड इंडस्ट्री के नए जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? नारायण कार्तिकेयन बने हैं। और जेके टायर एंड इंडस्ट्री की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो आप बता देना, 1951 के अंदर जेके टायर एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूसी रॉकेट, हाल ही में रूसी रॉकेट, एक अपने पास में नहीं, रूस के पास में एक रॉकेट है जिसका नाम है सोयुज। सोयुज, सोयुज। उसने एक सैटेलाइट छोड़ा है जिसका नाम है खयाम। खयाम सैटेलाइट है, बहुत जबरदस्त पर्सन है, बहुत ही शानदार पर्सन है। हाल ही में रूसी रॉकेट सोयुज ने, हाल ही में रूसी रॉकेट सोयुज ने किस देश का खयाम उपग्रह छोड़ा है? हाल ही में रूसी रॉकेट सोयुज ने किस देश का खयाम उपग्रह छोड़ा है? तो आप बता देना दोस्तों, कौन से देश का छोड़ा है? तो आप बताएंगे ईरान का। दोस्तों ईरान कौन से महाद्वीप में है? तो आप बताएंगे एशिया में, पश्चिम एशिया में पड़ता है ईरान, जिसकी राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, ईरान की राजधानी तेहरान है, तेहरान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, और इस ईरान को एक इस्लामिक कंट्री कब घोषित किया गया था? तो आप बता देना, 1979 के अंदर। हाल ही में रूसी रॉकेट सोयुज ने, सोयुज एक रूस का रॉकेट है जिसका नाम सोयुज है, उसने किस देश का एक उपग्रह खयाम छोड़ा है? खयाम। तो खयाम जो ईरान का उपग्रह है, ईरान जो एशिया में है, एशिया में 48 कंट्री है, ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है, और ईरान जो एक इस्लामिक कंट्री बना था 1979 के अंदर। बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, शानदार पर्सन है। उसके बाद में अब हम करंट अफेयर के बाद में वो पर्सन करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो स्टैटिक जी, जिसको आप स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं। क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? तुलबुल परियोजना का जिक्र किया जाए तो तुलबुल परियोजना भाई साहब कौन सी नदी के ऊपर है? तो प्यारे साथियों, आपका कमेंट क्या होगा? आप क्या बताओगे? तुलबुल परियोजना का जिक्र करें तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर है, और कहाँ है? तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर है। इस झेलम नदी का दूसरा नाम वितस्ता है। ये झेलम जो चेनाब की सहायक है जिसका दूसरा नाम अस्किनी है, वो चेनाब जो सतलुज की सहायक है जिसका दूसरा नाम सतुद्री है, अरे वो सतलुज जो सिंधु की सहायक है जो मानसरोवर झील के पास में बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन तुलबुल परियोजना ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में है और झेलम नदी के ऊपर है तुलबुल बांध परियोजना, ये आप ध्यान रखिएगा। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना और तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा एक मुगल सम्राट जिसका नाम बाबर, और उस बाबरनामा के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी थी।
ऐसे दो मुगल सम्राट जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। तो एक बाबर और एक जहांगीर, ऐसे मुगल सम्राट जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। तो कौन हुआ करता था? एक तो बाबर और एक जहांगीर। और जहांगीर जो था उसकी जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या था? तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। लेकिन बाबरनामा जिसने भारत में मुगल वंश की शुरुआत की थी, और बाबर ने भारत में मुगल वंश की शुरुआत 1526 पानीपत की पहली लड़ाई से की थी। पहली लड़ाई से बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत की थी, और उस बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा था जो खुद बाबर ने लिखी थी। एक अकबर का बेटा था जिसका नाम जहांगीर था, और उस जहांगीर ने एक आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी, और उसके भी लेखक वो खुद ही हुआ करते थे। उसके बाद में है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है, मानव शरीर का सामान्य तापमान ये कितना होता है? टेम्परेचर कितना होता है मानव शरीर का? तो आप बता देना दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहां पर पड़ता है? लिंगराज मंदिर, दोस्तों लिंगराज मंदिर पूछे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। लिंगराज मंदिर कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना दोस्तों, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में पड़ता है। भुवनेश्वर, दोस्तों भुवनेश्वर कहां है? उड़ीसा में। और दोस्तों उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर कहां पर पड़ता है, तो आप बता देना दोस्तों, लिंगराज मंदिर पड़ता है भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर कहां है? उड़ीसा में। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो आप बता देना दोस्तों, भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? हर्ष का दरबारी कवि हर्षवर्धन, जो हर्षवर्धन हुआ करता था उत्तर भारत का प्रसिद्ध शासक, इस हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन हुआ करता था? तो आप बता देना दोस्तों, बाणभट्ट। बाणभट्ट, ये बाणभट्ट था, ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का शासक हुआ करता था, हर्षवर्धन जिसका जन्म 590 में हुआ था, हर्षवर्धन जो राजा 606 में बना था और 647 तक रहा था। इस हर्षवर्धन की पहली राजधानी दोस्तों थानेसर थी, दूसरी राजधानी कन्नौज थी। और कन्नौज कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि जिसका नाम बाणभट्ट था, और बाणभट्ट जिसकी एक फेमस रचना है, और उस रचना का नाम क्या है? तो आप बता देना, हर्षचरित्र या हर्षचरित। हर्ष की जीवनी हर्षचरित या हर्षचरित्र किसने लिखी थी? तो आप बताएंगे, बाणभट्ट ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? जो अपने पास में हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो आप बता देना दोस्तों, एडवर्ड टेलर ने। एडवर्ड जो टेलर है ना, एडवर्ड टेलर, इसने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो प्यारे साथियों आप बताएंगे, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में जो चारागाह है उसको किस नाम से जानते हैं? दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है ना, साउथ अमेरिका महाद्वीप के जो चारागाह है, मतलब जो खुले मैदान पड़े हैं मवेशियों के लिए, जो चारागाह है, दक्षिण अमेरिका के चारागाह को किस नाम से जानते हैं? तो पंपास के नाम से जानते हैं। एसएससी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका के चारागाह को, दक्षिण अमेरिका के अंदर चारागाह को किस नाम से जानते हैं? पंपास के नाम से जानते हैं, पंपास के नाम से। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करना, मेरे साथ में बने रहना। रोज सुबह मिलेंगे एक नई करंट अफेयर के साथ में। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में भी भेजना। और आप अपने दोस्तों से बोले कि वो कास क्लासेस के ऊपर आए और सबसे जबरदस्त तरीके से यहां पर करंट अफेयर की तैयारी करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सारे साथी, सारे दोस्त, पूरा कास क्लासेज का परिवार मेरा बहुत अच्छा होगा और आने वाले एग्जाम्स की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, आपकी उसी तैयारी को और शानदार बनाने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर लेके आया हूँ
बहुत ही जबरदस्त करंट अफेयर की वीडियो। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि हम करंट अफेयर के बाद में वो महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे जो आपको बहुत कम आते हैं, जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहें, ध्यान रखें चीजें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला प्रश्न क्या है करंट अफेयर का। करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुविधा किसने शुरू किया है। हाल ही के अंदर दोस्तों हाल ही के अंदर ऑपरेशन यात्री सुविधा, हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुविधा किसने शुरू किया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन यात्री जो सुविधा ऑपरेशन है ये किसने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आप बता देना, इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है, इंडियन रेलवे ने। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत जबरदस्त प्रश्न, आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही के अंदर ऑपरेशन यात्री सुविधा, हाल ही में ऑपरेशन यात्री सुविधा किसने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आप बता देना, इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है, इंडियन रेलवे ने। तो प्यारे साथियों, जिक्र इस क्वेश्चन के अंदर इंडियन रेलवे का आया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। अप्रैल 1853 में भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत हुई थी। और उस समय भारत के अंदर गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर ऑपरेशन यात्री सुविधा किसने स्टार्ट किया है, इंडियन रेलवे ने। और जिक्र इंडियन रेलवे का करें या भारतीय रेल का करें तो भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में, भारत में पहली बार ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। उस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था, लॉर्ड डलहौजी। लेकिन प्यारे साथियों, वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है। तो वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव ये वर्तमान में रेल मंत्री है, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत के अंदर प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी, 1925 के अंदर चली थी। और दोस्तों भारत के अंदर रेलवे बोर्ड कब बना था। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड 1905 में बना था। और 1905 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। लेकिन आज रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो आप बता देना, वी.के. त्रिपाठी। वी.के. त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष है। प्यारे साथियों, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को आपके सामने खोल के रख देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एकदम मजा आने वाला है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन यात्री सुविधा किसने स्टार्ट किया है, इंडियन रेलवे ने। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन 1925 में चली थी। रेलवे बोर्ड 1905 में बना था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। आज रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी है, वी.के. त्रिपाठी है। और वर्तमान में रेल मंत्री दोस्तों कौन है, तो आप बता देना, वर्तमान रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री है। वो रेल मंत्री वर्तमान में अश्वनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो एक बार आप देखेंगे। हाल ही में डोनी पोलो हवाई अड्डा कहां बनाया जा रहा है। हाल ही के अंदर भाई साहब एक डोनी पोलो हवाई अड्डा कह सकते हैं हम, या एयरपोर्ट भी कह सकते हैं। हाल ही में दोस्तों डोनी पोलो जो हवाई अड्डा है ये कहां बनाया जा रहा है, तो आप बता देना, ईटानगर में बनाया जा रहा है दोस्तों, ईटानगर में। हाल ही के अंदर डोनी पोलो जो हवाई अड्डा है ये कहां बनाया जा रहा है दोस्तों, तो ईटानगर में। और ईटानगर कहां है, तो आप बता देना, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी भी क्या है, तो दोस्तों आप बता देना, ईटानगर है। दोस्तों जिक्र अरुणाचल प्रदेश का आया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश कब बना था, तो आप बता देना, 1987 में बना था। 1987 में अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना था। और ये अरुणाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना था, 24वां राज्य बना था, 24वां राज्य बना था। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। इस अरुणाचल प्रदेश को पहले
नेफा के नाम से भी जानते थे। नेफा के नाम से पहले किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता था? नेफा के नाम से किसे जानते थे? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जानते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था, जो अरुणाचल प्रदेश फरवरी 1987 में बना है, जिसकी राजधानी ईटानगर है और ईटानगर के अंदर निर्माणाधीन है डोनी पोलो अंतरराष्ट्रीय नहीं, डोनी पोलो हवाई अड्डा। लेकिन प्यारे साथियों, जिक्र पूर्वोत्तर भारत का हुआ है, नॉर्थ ईस्ट का हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल 15 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से एक हवाई अड्डा डोनी पोलो के नाम से है, जो अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। आप दोस्तों, जिक्र अरुणाचल प्रदेश का हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश का जिक्र हुआ है तो सीएम कौन है? सीएम तो पेमा खांडू ये वहां का सीएम है। पेमा खांडू वहां का सीएम है। और वहां का गवर्नर कौन है? तो बीडी मिश्रा ये वहां का गवर्नर है। गवर्नर कहां का? तो आप बता देना, अरुणाचल प्रदेश का। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में विश्व शांति आयोग के गठन की योजना बनाई है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त। भाई क्वेश्चन ये है कि किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही के अंदर ये कहा है कि एक विश्व शांति आयोग बनाया जाए? किस देश के राष्ट्रपति ने विश्व शांति आयोग बनाने की घोषणा की है या विश्व शांति आयोग बनाने की सिफारिश की है? तो प्यारे साथियों, विश्व शांति आयोग या विश्व शांति जो कमीशन है वो बनाने की सिफारिश कौन से देश के राष्ट्रपति ने की है? तो आप बता देना दोस्तों, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने की है। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने। और मैक्सिको के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि जो विश्व शांति आयोग बनेगा उसका नेतृत्व भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेगा। और इसके अंदर टोटल 3 सदस्य होंगे। एक पोप ऑफ फ्रांस होगा, इसके अंदर यूएनओ का महासचिव एंटोनियो गुटरेस होगा, और इसी के अंदर भारत का तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होगा। और ये कहा है, मैक्सिको के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि ये जो विश्व शांति आयोग बनेगा इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो विश्व शांति आयोग बनाने की जो सिफारिश की है वो किसने की है? मैक्सिको के राष्ट्रपति ने। दोस्तों, जिक्र मैक्सिको का आया है तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिको उत्तर अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर एक देश पड़ता है जिसका नाम क्या है? मैक्सिको। और मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप बता देना, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। दोस्तों, मैक्सिको सिटी। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को साथ के साथ में लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। साथ के साथ में वीडियो को दोस्तों स्टडी ग्रुप में शेयर भी करते रहें। आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो एक बार देखें। हाल ही में श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह पर किस देश के जहाज आएंगे या किस देश के शोध जहाज आने की अनुमति दी है? देखो क्वेश्चन क्या है। हाल ही में श्रीलंका ने अपने हबनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज आने की अनुमति दी है? हबनटोटा एक बंदरगाह पड़ता है चीन का, उसके ऊपर किस देश के शोध जहाज आने की अनुमति दी है? तो आप बता देना दोस्तों, चीन को। हाल ही में कुछ समय पहले जो श्रीलंका की सरकार थी ना, हाल ही में कुछ समय पहले श्रीलंका की सरकार थी, उसने हबनटोटा बंदरगाह के ऊपर चीन के जो जहाज थे उनके ऊपर आने की अनुमति के ऊपर बैन लगा दिया था कि चीन के अंदर जो जहाज आते हैं वो जासूसी जहाज है और वो जासूसी जहाज यहां से हमारी रेकी करते हैं और हमारी चीजों का पता लगाते हैं। लेकिन श्रीलंका का एक बंदरगाह है जिसका नाम हबनटोटा बंदरगाह है और उस हबनटोटा के बंदरगाह पर चीन के शोध जहाज भी आएंगे और शोध जहाजों के आने की अनुमति भी श्रीलंका की सरकार ने दी है। लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपसे क्वेश्चन बता दूं, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि ये श्रीलंका जिसने चीन से कर्ज लिया था, आज चीन के कर्ज में ये डूब गया, मरने के कगार पर है। एक बंदरगाह
श्रीलंका अपना एक बंदरगाह तो चीन को दे चुका है, और ये जो हबनटोटा बंदरगाह है ना, हबनटोटा बंदरगाह, ये चीन की सहायता से ही बना है, चीन की सहायता से ही विकसित हुआ है। और हबनटोटा बंदरगाह के ऊपर श्रीलंका ने किस देश के जहाज आने की अनुमति दी है? तो आप बता देना, चीन के जहाज आने की अनुमति दी है। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका, इस श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, सिलोन के नाम से। लेकिन 1972 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? लंका कर दिया, लंका। और लंका थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो भाई साहब इसके नाम के आगे क्या लगा दिया? श्रीलंका। श्रीलंका हो गया। और ये श्रीलंका कब हुआ था? 1978 में हुआ था। दोस्तों, बड़ा शानदार प्रश्न है कि हाल ही में श्रीलंका ने हबनटोटा बंदरगाह के ऊपर किस देश के जहाजों को आने की अनुमति दी है? चीन के जहाजों को। ये हबनटोटा बंदरगाह है, ये चीन की सहायता से ही विकसित हुआ है। और ये श्रीलंका, जिसकी दो राजधानी है, एक कोलंबो और एक श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरे कोटा। लेकिन प्यारे साथियों, श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जानते थे। 1972 में इसका नाम बदल के लंका हो गया, और 1978 में लंका के आगे श्री लगा दिया गया। यह क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, आप साथ के साथ में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्र तट की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन के साथ में समझौता किया है? अरे समुद्र तट की सुरक्षा के लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए, समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किस देश ने, किस राज्य ने एनआईओटी के साथ में समझौता किया है? भाई बहुत शानदार प्रश्न है, पहले इस क्वेश्चन को आप लिखें, नोट डाउन कर ले कि समुद्र तट की सुरक्षा के लिए, समुद्र तट की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य ने एनआईओटी के साथ में समझौता किया है? एनआईओटी का मतलब आप समझ रहे हो? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन, ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन के साथ में समझौता, ओशियन एंड टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन एंड टेक्नोलॉजी। हाल ही में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने नियोट के साथ में समझौता किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन एंड टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है। तो आप बता देना दोस्तों, उड़ीसा ने समझौता किया है। उड़ीसा ने किसके साथ में? नियोट के साथ में समझौता किया है। अरे जिक्र उड़ीसा का आया है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। दोस्तों, उड़ीसा जिसका मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक वहां का मुख्यमंत्री है। और उड़ीसा, दोस्तों जिक्र उड़ीसा का आया है, तो आप ध्यान रखिएगा, उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल उड़ीसा का राज्यपाल है। प्यारे साथियों, हाल ही में समुद्र तट की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन एंड टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता किया है? नियोट के साथ में समझौता किया है उड़ीसा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, और राजधानी भुवनेश्वर। किसकी? उड़ीसा की। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर्सन को बड़े शानदार तरीके से हम सारे पर्सन पढ़ रहे हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से। आप वीडियो पर अंत तक बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी मजा आएगा कि भाई साहब आप क्या पढ़े हैं आपने। नेक्स्ट पर्सन है, किस राज्य में हाल ही में ग्राम रक्षा गार्ड, विलेज डिफेंस गार्ड या ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विलेज डिफेंस गार्ड 2022 योजना स्टार्ट की है? या विलेज डिफेंस गार्ड के जो सदस्य हैं वो प्रत्येक गांव में लागू किए जाएंगे। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने विलेज डिफेंस गार्ड 2022 योजना शुरू की है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना लेना, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे हाल ही में किस राज्य सरकार ने विलेज डिफेंस गार्ड 2022 योजना शुरू की है? तो दोस्तों आप बता देना, जम्मू कश्मीर में। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर में ये योजना शुरू क्यों की गई है? अरे क्या कारण है
कि जम्मू कश्मीर में ये योजना शुरू की गई है? तो प्यारे साथियों आप बता देना, आतंकवाद से निपटने के लिए, आतंकवाद से निपटने के लिए प्रत्येक गांव में विलेज डिफेंस का एक गार्ड होगा जो भारतीय मिलिट्री के साथ में मिलके और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में मिलके काम करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। और ये 15 अगस्त 2022 में इसकी घोषणा भारत के गृह मंत्री किसने की है? अमित शाह ने की है। तो हाल ही के अंदर विलेज डिफेंस गार्ड 2022 की जो योजना है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों आप बता देना, जम्मू कश्मीर। मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? आतंकवाद को निपटाना, आतंकवाद को खत्म करना। और ये विलेज डिफेंस गार्ड किसके साथ में मिलकर काम करेंगे? सेना के साथ में मिलकर और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में बना था। इस जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल, तो आप बता देना इसका उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। मनोज सिन्हा इसका उपराज्यपाल है। और मनोज सिन्हा जो है ये बीजेपी से है, इसका उपराज्यपाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजधानी तो दो है, एक जम्मू और एक श्रीनगर। और श्रीनगर कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बता देना, झेलम नदी के ऊपर। झेलम किसकी सहायक है? चेनाब की। किसकी सहायक है? सतलुज की। किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक नदी। लेकिन ध्यान रखिएगा, विलेज डिफेंस गार्ड की शुरुआत है वो कौन से राज्य के अंदर की गई है? तो आप बता देना, जम्मू कश्मीर के अंदर। बहुत जबरदस्त पहल है ये सरकार की, बहुत ही शानदार। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। हाल ही में किस देश को, हाल ही में भारत ने किस देश से, हाल ही में भारत ने किस देश से समुद्री, किस देश को से नहीं को, हाल ही में भारत ने किस देश को समुद्री डोर्नियर, हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो आप बता देना, निगरानी विमान जो सौंपा है ना, भारत ने ये विमान दिया है कौन से देश को? तो दोस्तों आप बता देना, श्रीलंका को दिया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान दिया है? तो श्रीलंका को। दोस्तों श्रीलंका को दिया है। श्रीलंका को क्या दिया है? समुद्र की रक्षा करने के लिए एक विमान दिया है। समुद्र की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रीलंका को जो इंडियन नेवी है उसने एक अपना विमान दिया है। भारतीय जो नौसेना है उसने विमान दिया है। एक्चुअल में भारत और श्रीलंका के बीच में यह समझौता 2018 में हुआ था और उसी समझौते के आधार पर भारतीय नौसेना ने श्रीलंका को एक अपना विमान दिया है। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे ना तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना और मेरे साथ में बने रहना। हाल ही में टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जाएगा? हाल ही के अंदर दोस्तों टाटा स्टील शतरंज में हाल ही में टाटा स्टील जो शतरंज है इसमें महिलाओं का जो टूर्नामेंट है वो दोस्तों कहां पर किया जाएगा? तो आप बता देना, कलकत्ता में। दोस्तों कलकत्ता के अंदर किया जाएगा। आपको तो मालूम होगा कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है और कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है और पश्चिम बंगाल जिसका राज्यपाल एल गणेशन है। ध्यान रखिए, बहुत शानदार पर्सन है कि हाल ही के अंदर टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट कहां होगा? तो आप बताएंगे कलकत्ता के अंदर होगा। ये तो थे करंट अफेयर के क्वेश्चन। और अब करंट अफेयर के अलावा जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार पर्सन कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का जिक्र करें ना दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ना, ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। आज ये मेसोपोटामिया का जो इलाका है ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है? तो आप बता देना, इराक देश में पड़ता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी बताई जाती है? तो दोस्तों आप बता देना, मेसोपोटामिया की सभ्यता बताई जाती है। आज ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये किस क्षेत्र के अंदर पड़ती है? इराक के अंदर पड़ती है, ध्यान रखिएगा। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 3500 ईसा पूर्व की सभ्यता
सभ्यता बताई जाती है 3500 ईसा पूर्व की। 2500 ईसा पूर्व से तो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हो जाती है, लेकिन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो 3500 ईसा पूर्व से पहले की बताई जाती है। विश्व के किस शहर को मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं? अरे विश्व के किस शहर को मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं? तो आप बता देना डेट्रॉयट शहर को। डेट्रॉयट शहर, एक डेट्रॉयट शहर पड़ता है, उसको हम मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील का जिक्र किया जाए तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? तो विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बेकाल झील। बेकाल झील, अरे ये बेकाल झील कहां है? तो रसिया में है, जिसकी गहराई कितना है? 1642 मीटर जिसकी गहराई है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम दोस्तों क्या है? तो आप बता देना बैकाल झील है। बैकाल झील कहां है? तो आप बताएंगे दोस्तों रसिया में है, रसिया में। और रसिया में इसकी गहराई कितना है? तो 1642 मीटर इसकी गहराई है बैकाल झील की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लैंड ऑफ केक के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से देश को जाना जाता है? अरे लैंड ऑफ केक, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लैंड ऑफ केक के नाम से, लैंड ऑफ केक, केक के नाम से कौन से देश को जाना जाता है? तो आप बता देना दोस्तों स्कॉटलैंड को जाना जाता है। ये स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? तो आप बता देना यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। लैंड ऑफ केक के नाम से, लैंड ऑफ केक के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो दोस्तों स्कॉटलैंड को। ये स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? यूनाइटेड किंगडम। और ये यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी क्या है? लंदन। और इसी लंदन के आसपास में इंग्लैंड का एक शहर पड़ता है बर्मिंघम, जहां पर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, जिनकी शुरुआत 1923 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से हुई थी। बहुत जबरदस्त भाई साहब, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन कहां बनाया गया था? दुनिया का पहला अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत, दुनिया का पहला, वर्ल्ड का पहला, दुनिया का पहला भूमिगत जो रेलवे स्टेशन बनाया गया था, जो दुनिया का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन था, वो दोस्तों कहां बनाया गया था? लंदन में। अंडरग्राउंड जो रेलवे स्टेशन बनाया गया था वो दुनिया का पहला, ये कहां पर बनाया गया था? लंदन में। और दोस्तों लंदन कौन सी नदी के ऊपर है? टेम्स नदी के ऊपर लंदन शहर पड़ता है। उसके बाद दुनिया में, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है ना दोस्तों वो टोक्यो है। और टोक्यो कहां है? तो जापान में। और जापान की दोस्तों राजधानी भी क्या है? टोक्यो है। वही बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, बहुत ही शानदार, कि दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वालों शहर कौन से है? तो आप बता देना कि टोक्यो से। टोक्यो, और टोक्यो किस से भाई साहब? जापान में से। और जापान की राजधानी कैसे? टोक्यो। और टोक्यो कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? तो आप बता देना होन्शु द्वीप के ऊपर। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि आपकी वजह से मैं हूं, मेरी वजह से आप नहीं। आप ही मेरे को बनाने वाले हो और आप ही मेरे को बनाओगे। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत है, मेहनत इतनी है कि शायद एक शेयर तो आपके तरफ से बनता है। तो एक बार वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और कमेंट करके बताना जरूर कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेस अच्छा होगा, पूरा परिवार अच्छा होगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए मैं आपके सामने एक बार फिर से करंट अफेयर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो या करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ। आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन भी दबा लेना। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों बड़ा शानदार है। आज हम इस वीडियो में एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे, और आज हम इस वीडियो के अंत में आपको यह बताएंगे कि कल जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जीके से रिलेटेड आए थे, वो भी हम आपसे बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? हाल ही में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस, भाई ये स्वतंत्रता दिवस अब की बार कौन से नंबर का मना है? तो आप बताएंगे दोस्तों 76, 76वें नंबर का मना है।
और इस स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर कितने पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, 1082 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर। स्वतंत्रता दिवस अब की बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 76वां। और इसके ऊपर कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है लाडलो? तो आप बता देना, 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड हमने एक पॉइंट आपसे बताया था कि अब की बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर कौन सी बार झंडा फहराया है? तो 9वीं बार। सबसे ज्यादा बार झंडा किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 17 बार। उसके बाद में किसने फहराया था? इंदिरा गांधी ने। कितनी बार? 16 बार। उसके बाद में किसने फहराया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। कितनी बार? तो आप बताएंगे 10 बार। और उस झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था रे? पिंगाली वेंकैया ने। और उस झंडे को अपनाया कब गया था दोस्तों? तो 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो आप बता देना, 1082 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, फीफा, हाल ही के अंदर फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा है। इसने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? मतलब फुटबॉल महासंघ को फीफा से हटा दिया है। तो प्यारे साथियों आप बता देना, इसने कौन से देश को हटाया है? भारत को हटा दिया। इसका भुगतान फीफा को करना जरूर पड़ेगा, इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा कि भारत को कैसे हटाया जाता है। इसका इलाज संभव है फीफा का, और फीफा का जो इलाज करेगा वो नरेंद्र मोदी ही करेगा। देख लेना, कुछ समय के बाद में फीफा की तरफ से बहुत भयंकर तगड़ी वो ना आए ना, तो हमारे से बता देना, भारत के पक्ष में बड़ा बयान आए तो भारत के पक्ष में ही आएगा। लेकिन अभी इस फीफा जो है, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल एंड डी फुटबॉल एसोसिएशन ने कौन से देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? हटाया है। तो भारत के फुटबॉल महासंघ को भाई साहब निलंबित कर दिया, हटा दिया, क्योंकि वो कहता है कि भारत इसके काबिल ही नहीं है, भारत के अंदर ये मैच हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से फीफा ने हटा दिया। ये जो फीफा है ना, फीफा, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी भाई साहब, सॉरी भैया, पेरिस में हुई थी। पेरिस जो कहां पर पड़ता है? तो आप बताएंगे फ्रांस में। लेकिन प्यारे साथियों, आज पता है इस फीफा का मुख्यालय कहां है? तो ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहां है? तो दोस्तों आप बता देना, स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड कहां है? तो आप बता देना, यूरोप में है। और यूरोप में कितने देश है रे? तो आप बता देना, 48। यूरोप में 48 देश हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को साथ के साथ में शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करते रहना। अरे बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे आज, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, 1% दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो वीडियो को शेयर करते रहिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने, या हम कह सकते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, बात एक ही है, किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है, आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों आप बता देना, असम के मुख्यमंत्री ने। अरे असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। इसने भाई साहब किसकी शुरुआत की है? 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत की है। असम का गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो आप बता देना दोस्तों, जगदीश मुखी, ये असम का राज्यपाल है। प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से याद रखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो आप बताएंगे, असम की सरकार ने। असम की सरकार मतलब क्या समझ रहे हो आप? असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, असम जिसका गवर्नर, राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी जिसका राज्यपाल है प्यारे साथियों। और ये आंगनवाड़ी केंद्रों में एक्चुअल में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो आंगनवाड़ी केंद्रों में उनके परिवार के समेत जाते हैं, और वहां पर उनको खाना वाना भी मिलता है बच्चों को। आप कभी गए होंगे, आपके कभी बच्चे होंगे, जब आप जाओगे या आप
बच्चे थे तब गए होंगे, देखा होगा कुछ चीज़ें मिलती थी। हमारे टाइम में तो विशेष रूप से पंजीरी वगैरह मिलती थी। आजकल कुछ अलग अलग खाना मिलता है, दूध भी मिलता है, मूंगफली वगैरह भी मिलता है, चावल वावल भी बनते रहते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, पूरियाँ भी बनती है, बहुत सी चीज़ें मिलती है। जो पौष्टिक आहार होते हैं ना, वो आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलते हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में पौष्टिक आहार मिलते हैं, तो बच्चों का भाई साहब जो भोजन है, भोजन की व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए बच्चों का जो भोजन है शानदार है। बच्चों की स्थिति को देखते हुए 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन या शुभारंभ किया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। असम का गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेट ग्रिड का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही के अंदर नेट ग्रिड का सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है, या नेट ग्रिड का सीईओ कौन बनाया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, पीयूष गोयल को नेट ग्रिड का सीईओ बनाया गया। बड़ा शानदार पर्सन है लाडलो, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है। नेट ग्रिड का सीईओ किसे बनाया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, पीयूष गोयल। नेट ग्रिड क्या है कि ये नेट ग्रिड है ना, नेट ग्रिड कंपनी, ये भारत के अंदर आतंकवादी विरोधी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनकी सटीक लोकेशन, सही जानकारी देने के लिए नेट ग्रिड का गठन किया गया है। और इस नेट ग्रिड से बहुत से फायदे भी हो रहे हैं भारत सरकार को ना। उनको पहले ही पता लग जाता है आतंकवादियों की छुपने की खबर, रहने की खबर, उनके हथियारों की खबर, ये नेट ग्रिड के पास में ऑलरेडी सारा डाटा होता है। तो नेट ग्रिड का मतलब भारत में आतंकवादी विरोधी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद से जो लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ावा देने के लिए नेट ग्रिड का गठन किया गया था। और नेट ग्रिड का वर्तमान में सीईओ कौन बना है? तो पीयूष गोयल। इस नेट ग्रिड की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आप बता देना, नरेंद्र मोदी के कहने पर इस नेट ग्रिड की स्थापना हुई थी। लेकिन प्यारे साथियों, नेट ग्रिड मतलब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड मतलब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये नेट ग्रिड का मतलब है, ध्यान रखना। तो सभी साथी बने रहे, सभी साथी साथ के साथ में नोट भी करते रहे। सभी जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेहद शानदार क्वेश्चन है, नेक्स्ट तो बहुत शानदार प्रश्न है। किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितार-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को, किस पाकिस्तान का जो क्रिकेटर है, किस पाकिस्तान के क्रिकेटर को हाल ही के अंदर सितार-ए-इम्तियाज, किस पाकिस्तान के क्रिकेटर को सितार-ए-इम्तियाज अवार्ड से सम्मानित किया गया है या अवार्ड मिला है? तो कौन सा खिलाड़ी है दोस्तों? तो बाबर आजम, पाकिस्तान का एक खिलाड़ी जिसका नाम बाबर आजम है, उसको हाल ही के अंदर पाकिस्तान की सरकार ने सितार-ए-इम्तियाज पुरस्कार देने की घोषणा की है। लेकिन ये सितार-ए-इम्तियाज पुरस्कार बाबर आजम को कब मिलेगा? तो दोस्तों आप बता देना, 23 मार्च 2023 में, 23 मार्च 2023 में ये पुरस्कार मिलेगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेटर को, पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को सितार-ए-इम्तियाज पुरस्कार दिया जाएगा? तो बाबर आजम। जिक्र दोस्तों पाकिस्तान का आया है तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान जिसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। उससे पहले क्या थी? कराची। और कराची कब हुआ करती थी, कब से पहले हुआ करती थी? तो 1959 से पहले पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों कराची थी। उसके बाद में पाकिस्तान की राजधानी क्या बना दी गई? इस्लामाबाद बना दी गई। और हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेटर को सितार-ए-इम्तियाज पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना, बाबर आजम को दिया जाएगा, बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहां शुरू हुआ है? हाल ही के अंदर, हाल ही में, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप कहां शुरू हुआ है? तो आप बता देना, कोलकाता में शुरू हुआ है दोस्तों, कोलकाता में। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि डूरंड कप का आयोजन हाल ही के अंदर कहां पर शुरू किया गया है लाडलो? तो कलकत्ता या कोलकाता में शुरुआत की गई है। ये एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। ध्यान रखिएगा, ये एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप है ना, ये एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना, पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। और हाल ही के अंदर डूरंड कप का आयोजन जो फुटबॉल से रिलेटेड है, और ध्यान रखिएगा इसका आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो कलकत्ता के अंदर किया गया है। फुटबॉल से संबंधित और भी कप है,
जिसमें नाम आता है अपने पास में रोवर्स कप, रोवर्स कप। अपने पास में नाम आता है आशुतोष कप, आशुतोष कप। अपने पास में नाम आता है संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। अपने पास में नाम आता है मर्डेका कप, मर्डेका कप है अपने पास में। तो ये, और अपने पास में नाम आता है दोस्तों सुबर्तो कप, सुबर्तो कप। बहुत शानदार क्वेश्चन है लाडलो, बहुत ही जबरदस्त। हाल ही में एशिया का सबसे पुराना, हाल ही में एशिया का सबसे पुराना डूरंड कप का आयोजन कहाँ किया गया है? कलकत्ता में। फुटबॉल से रिलेटेड और हम कप या ट्रॉफी देखें तो रोवर्स कप, लिख लेना ये रोवर्स कप, आशुतोष कप, और उसके बाद में संतोष ट्रॉफी, उसके बाद में मर्डेका कप, मर्डेका कप, उसके बाद में सुबर्तो कप। ये किससे रिलेटेड है? तो सारे के सारे फुटबॉल से रिलेटेड है। साथ के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो को दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ के साथ में शेयर करते रहिए। आप अपने दोस्तों से बोले कि वो कास्ट क्लासेस पे हमारे साथ में जुड़े और सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने का फैसला लिया है? हाल ही के अंदर एक देश है जिसने पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी किया है। लंबा वीजा जारी किया मतलब जो आए वो काफी दिनों तक वहां रहे। भाई ऐसा कौन कर सकता है जो देश एक बर्बादी के मुल्क के ऊपर हो, बर्बादी के ऊपर हो, जो पर्यटकों से रुपए कमाना चाहता हो? तो हाल ही में किस देश ने, पर क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन लिख लेना, हाल ही में किस देश ने पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने की घोषणा की है? लंबा वीजा जारी करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आप बता देना, ये घटना है, ये कारनामा है श्रीलंका का। श्रीलंका ने पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने की घोषणा की है। प्यारे साथियों, श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जानते थे, सिलोन के नाम से, और श्रीलंका, सिलोन से श्रीलंका नाम हुआ था 1972 में। ध्यान रखना, 1972 में श्रीलंका पहले किस नाम से जानते थे? सिलोन के नाम से। लेकिन 1972 में इसका नाम क्या हो गया था दोस्तों? लंका। और लंका के आगे श्री कब लगा था? 1978 में। और उसके बाद में क्या हो गया? श्रीलंका। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिलोन। सिलोन का नाम बदलकर 1972 में लंका कर दिया गया था और 1978 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? श्रीलंका, जिसकी दो राजधानी है, एक कोलंबो और एक जयवर्धनपुरे कोटा। कोलंबो और जयवर्धनपुरे कोटा। और हाल ही में किस देश ने, हाल ही में किस देश ने पर्यटकों के लिए लंबा वीजा जारी करने की घोषणा की है? तो आप बता देना दोस्तों, श्रीलंका ने, श्रीलंका ने लंबा वीजा जारी करने की घोषणा की है। बहुत जबरदस्त। हाल ही में केन्या देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? हाल ही में एक देश पड़ता है पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर, हाल ही में एक देश पड़ता पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप में जिसका नाम है केन्या, केन्या। और इस केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो विलियम रूटो ने, विलियम रूटो। भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर केन्या देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? केन्या। तो विलियम रूटो ने जीता है। भाई ये केन्या कौन से महाद्वीप में है? पूर्वी अफ्रीकी महाद्वीप में है। और ये केन्या जिसकी राजधानी क्या है? तो आप बता देना दोस्तों, नैरोबी इस केन्या की राजधानी है। नैरोबी इस केन्या की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां विकसित किया गया है? भारत में पहली बार 3D, भारत में पहली बार 3D मानव कॉर्निया, मानव कॉर्निया 3D प्रिंटेड, भारत में पहली बार 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया? ये आंख वाला जो पार्ट है ना, ये आंख वाला जिससे हम देख रहे हैं, ये पार्ट। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, हैदराबाद में। बहुत शानदार क्वेश्चन है, हैदराबाद में। हाल ही में भारत में, हाल ही में भारत का पहला, हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहां तैयार किया गया? हैदराबाद में। लेकिन ये जो मानव कॉर्निया तैयार किया गया है हैदराबाद में, ये किसकी आंख में लगाया गया है? तो आप बता देना दोस्तों, ये किसकी आंख में लगाया गया है? तो आप बता देना, खरगोश की आंख में। अब जिक्र दोस्तों हैदराबाद का आया है तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद कहां है? तेलंगाना में। और तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना का राज्यपाल कौन है?
तेलंगाना का राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन है। लेकिन हैदराबाद कौन सी नदी के ऊपर है? मूसी नदी के ऊपर। और मूसी किसकी सहायक है? कृष्णा की। और कृष्णा की लंबाई कितना है? 1400 किलोमीटर कृष्णा की लंबाई है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही जबरदस्त सलाद लो, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से। आप बस मेरे साथ में बने रहें, सबको भाई साहब उधेड़ के रख देंगे। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कल आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए थे, मतलब रेलवे के एग्जाम में हाल ही के, मतलब कल ही पूछे गए थे। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक, एक्चुअल में मैं आपसे बता दूं कि जो अमरकंटक पहाड़ी है, इन अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों आप बता देना, नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियां, उनसे कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों आप बता देना, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये नर्मदा नदी जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये नर्मदा नदी जो पूर्व से पश्चिम बहने वाली दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम नर्मदा नदी है। भारत की सबसे लंबी भरंस घाटी, रिफ्ट वैली बनाने वाली नदी भी कौन सी है? नर्मदा। लेकिन जिक्र अमरकंटक पहाड़ियों का आया है तो ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियां, ये विंध्याचल पर्वतमाला में है। विंध्याचल, और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला, जिसका नाम विंध्याचल माउंटेन रेंज है, विंध्याचल पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ था? इंडिया म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ था? तो आप बता देना दोस्तों, 1910 में इंडिया म्यूजियम एक्ट लागू हुआ था। ये क्वेश्चन कल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। इंडिया म्यूजियम एक्ट 1910 में लागू हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। संघाई हिरण भारत के किस राज्य में पाया जाता है? संघाई हिरण भारत के किस राज्य में मिलता है? संघाई हिरण कहां पर मिलता है? तो दोस्तों आप बता देना, मणिपुर में। मणिपुर, जिसकी राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे इम्फाल। ध्यान रखिएगा, इम्फाल। ध्यान रखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि संघाई हिरण भारत के किस राज्य में मिलता है? संघाई हिरण किस क्षेत्र में मिलता है? तो मणिपुर के अंदर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कल वाले एग्जाम में, आरआरबी के एग्जाम में। बहुत शानदार क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? तो आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी। और ये दादा भाई नौरोजी दोस्तों वही व्यक्ति है जिसने पहली बार कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहा था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी की। ये वही व्यक्ति है जिसने पहली बार कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहा था। ये दोस्तों वही व्यक्ति है, दादा भाई नौरोजी, जिसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है? पिंक जो प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है ना, पिंक, पहले राज्य का ही नाम लिख दिया। पिंक प्रोटेक्शन जो प्रोजेक्ट है, ये किस राज्य ने शुरू किया है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है, ये भाई साहब कौन से राज्य ने शुरू किया है? केरल के अंदर। आरआरबी के पेपर में था कल ये क्वेश्चन कि पिंक जो प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है वो कौन से स्टेट ने शुरू कर रखा है? तो दोस्तों आप बता देना, केरल ने शुरू कर रखा है। हाइड्रोजन परियोजना कहां शुरू की गई है? हाइड्रोजन परियोजना, ये कल क्वेश्चन था भाई करंट अफेयर का, ये भी करंट अफेयर का था। हाइड्रोजन परियोजना का जिक्र करें दोस्तों, तो हाइड्रोजन परियोजना कहां शुरू की गई है? तो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गुना, और गुना डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है, वहां पर भाई साहब ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत भी की गई। लेकिन कल क्वेश्चन में यह भी था आरआरबी के पेपर में कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गैस कांड कब हुआ था? 2 दिसंबर 1984 में। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन परियोजना हाल ही में कहां शुरू की गई थी? गुना में। गुना कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश का राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल या मंगू भाई सी पटेल, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है?
2022 के यदि आंकड़े देखें हम, तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है? तो दोस्तों आप बता देना, हरियाणा में। 2022 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 2022 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है? तो आप बताएंगे लाडलो, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 2022 के आंकड़ों के अनुसार। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आप मेरे साथ में लगातार बने रहना। मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन करने की कोशिश करूंगा, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए, नई वीडियो आए, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्यारे साथियों, मेरे साथ में बना रहना, अपने प्यार और सहयोग भी बनाकर रखना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों जन्माष्टमी है और सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामना ऊपर वाला भगवान श्री कृष्ण पूरी करे। तो प्यारे साथियों, आज जन्माष्टमी स्पेशल, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम बहुत ही ज़बरदस्त करंट अफेयर की वीडियो आपके सामने, करंट अफेयर का लेक्चर आपके सामने लेके आए। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। और फिर बाद में हम इसी वीडियो के अंत में स्टैटिक जीके, कहने का मतलब उन प्रश्नों का जिक्र भी करेंगे जो कल आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए थे, आरआरबी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो प्यारे साथियों, आप वीडियो पर अंत तक बने रहना और वीडियो को जरूर देखना लास्ट तक ना, मेरे साथ में बने रहना। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है? देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी के लिए इसका सफल परीक्षण कहां किया गया है? देश में ना अब भारत देश के अंदर जो दवाओं की डिलीवरी है, भारत में दवाओं की जो डिलीवरी है, इस डिलीवरी के लिए सफल ड्रोन के माध्यम से, देश में दवाओं की डिलीवरी के लिए ड्रोन के माध्यम से सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? या क्वेश्चन ये है कि देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी के लिए, देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी के लिए सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों आप बता देना, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में देश में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी का सफल परीक्षण कहां किया गया है? तो आप बता देना, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरे अरुणाचल प्रदेश का सीएम कौन है दोस्तों? तो आप बता देना, पेमा खांडू ये अरुणाचल प्रदेश का सीएम है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर कौन है साथियों? गवर्नर तो बीडी मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर है, अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर। प्यारे साथियों, अरुणाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, यूटी हुआ करता था। अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1972 में। और ये अरुणाचल प्रदेश दोस्तों राज्य कब बना था? 1987 में। और इस अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? नेफा के नाम से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में देश में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी का सफल परीक्षण कहां किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब वो राज्य है। अरुणाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश बना था 1972 में। ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना है 1987 में, जिसे पहले नेफा के नाम से भी जानते थे। नेफा मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से भी जानते थे। लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश सरकार मतलब मुख्यमंत्री पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश गवर्नर मतलब बीडी मिश्रा ये अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर है। क्वेश्चन सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन अपने पास में, एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए
एचडीएफसी बैंक ने सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप प्रश्न लिख लीजिए। एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है, कौन से अभियान की शुरुआत की है। तो दोस्तों आप बता देना, विजिल आंटी अभियान की शुरुआत की, विजिल आंटी अभियान की शुरुआत की है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है। विजिल आंटी अभियान की शुरुआत की है। लेकिन प्यारे साथियों क्वेश्चन में जिक्र एचडीएफसी का आया है, तो एचडीएफसी बैंक जो 1994 के अंदर बना था, जिसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, तो आप बता देना मुंबई में जिसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप बता देना दोस्तों अतनु चक्रवर्ती जिसकी वर्तमान में अध्यक्ष है, और जिसके वर्तमान में सीईओ कौन है, तो आप बता देना दोस्तों शशिधर जगदीशन। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग प्रथाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की है, तो विजिल आंटी अभियान की शुरुआत की है। प्यारे साथियों एचडीएफसी बैंक जिसकी स्थापना 1994 के अंदर होती है, एचडीएफसी बैंक जिसका मुख्यालय मुंबई में है, एचडीएफसी बैंक जिसके वर्तमान में अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती है, और एचडीएफसी बैंक जिसके वर्तमान में सीईओ शशिधर जगदीशन है। शशिधर जगदीशन, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। भाई कौन सी सरकार है, या किस राज्य सरकार ने, जो प्लेयर होते हैं उनको, किस राज्य सरकार ने जो खिलाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ी, उनको 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो कौन सी राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो दोस्तों आप बता देना कर्नाटक की सरकार ने जो खिलाड़ी हैं उनको 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। कर्नाटक की सरकार मतलब कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बता देना बसवराज बोम्मई। कर्नाटक मतलब बसवराज बोम्मई, और कर्नाटक का राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो थावरचंद गहलोत। ध्यान रखिएगा थावरचंद गहलोत ये कर्नाटक का राज्यपाल है। कर्नाटक का राज्यपाल थावरचंद गहलोत और कर्नाटक का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा भी की है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये कर्नाटक बना ही कब था, तो 19 नवंबर 1956 के अंदर एक स्टेट बना था जिसका नाम कर्नाटक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम पहल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। स्कूल स्वच्छता बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। स्कूल स्वच्छता जो कार्यक्रम है ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया। स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। एक बार थोड़ा सा इंक वगैरह डाल लेते हैं। स्कूल स्वच्छता जो कार्यक्रम है ना, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम वो कौन सी सरकार ने शुरू किया। तो प्यारे साथियों स्कूल जो स्वच्छता कार्यक्रम है, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम वो कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो आप बता देना भाई साहब उत्तराखंड की सरकार ने। स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम का यदि जिक्र किया जाए, स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम का यदि जिक्र किया जाए कि किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो दोस्तों बता देना उत्तराखंड की सरकार ने। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड का यदि जिक्र करें तो उत्तराखंड कब बना था, 9 नवंबर 2000 के अंदर दोस्तों उत्तराखंड बना था। और जिक्र उत्तराखंड सरकार का आया है तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड सरकार मतलब आप क्या समझ रहे हो, उत्तराखंड का सीएम कौन है, तो आप बता देना दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ये उत्तराखंड का सीएम है। और राज्यपाल कौन है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का यदि राज्यपाल का जिक्र किया जाए ना तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये उत्तराखंड का राज्यपाल है। बहुत जबरदस्त तरीके से कि हाल ही के अंदर स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है,
उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड सरकार मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और ये उत्तराखंड जो कब बना था, तो 9 नवंबर 2000 के अंदर, 9 नवंबर 2000 के अंदर उत्तराखंड बना था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में किस एक क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उससे, इंटरनेशनल जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट, उससे क्रिकेटर ने संन्यास लिया है और उस क्रिकेटर का नाम है केविन ओब्रायन। ये भाई साहब उस क्रिकेटर का नाम है। हाल ही में एक क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है जिसका नाम है केविन ओब्रायन। लेकिन केविन ओब्रायन दोस्तों कहां से है, कौन से देश का खिलाड़ी है? तो दोस्तों आप बता देना, आयरलैंड का खिलाड़ी है। आयरलैंड, आयरलैंड कौन से महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों? यूरोप में। आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आप बता देना दोस्तों, डबलिन। डबलिन इसकी राजधानी है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हाल ही में केविन ओब्रायन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वो क्रिकेटर जिसका संबंध कौन से देश से है? आयरलैंड से। आयरलैंड जो कौन से महाद्वीप पे पड़ता है? यूरोप में, जिसमें 48 देश हैं और आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। आपने संविधान के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न पढ़ा होगा संविधान के अंदर कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए। तो संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? तो आप बताएंगे आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। उसके बाद में दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्रिकेट का जिक्र आया तो क्रिकेट के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट का खेल ग्राउंड किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पिच के नाम से, पिच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई के किस पूर्व सचिव का निधन हुआ है? हाल ही में, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बीसीसीआई भारत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के किस पूर्व सचिव का निधन हुआ है? दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तो आप बता देना, अमिताभ चौधरी का निधन हुआ है। हाल ही में अमिताभ चौधरी का निधन हुआ है और ये अमिताभ चौधरी जो बीसीसीआई के पूर्व सचिव हुआ करते थे। अरे हाल ही में बीसीसीआई के किस पूर्व सचिव का निधन हुआ है? तो दोस्तों आप बता देना, अमिताभ चौधरी का निधन हुआ है। लेकिन प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में जिक्र बीसीसीआई का आया तो पहले बीसीसीआई की फुल फॉर्म लिख लेना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट इन इंडिया। इस बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आप बता देना, मुंबई में है। जिसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। इसका वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली। और वर्तमान में बीसीसीआई का सचिव कौन है? तो अमित शाह का बेटा जय शाह। अमित शाह का बेटा जय शाह वर्तमान में बीसीसीआई का सचिव है। ध्यान रखें, बीसीसीआई के किस पूर्व सचिव की हाल ही के अंदर डेथ हुई है, मृत्यु हुई है? अमिताभ चौधरी। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में, जिसका मुख्यालय मुंबई में, जिसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली और जिसके सचिव कौन है? तो आप बताएंगे जय शाह है, जय शाह। लेकिन दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है। लेकिन जैसे ही आप भारत से बाहर निकलेंगे तो एशियाई क्रिकेट काउंसिल आएगा। एशियाई जो क्रिकेट काउंसिल है, एसीसी, वो आएगा। और एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कोलंबो में है। कोलंबो जो कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना, श्रीलंका के अंदर है। प्यारे साथियों, मेरे साथ में बने रहना और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करते चलिएगा। वीडियो को एक शेयर प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक शेयर करते चलिएगा ना। एसबीआई बैंक ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहां खोली है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम तो सुना होगा आपने। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा, समर्पित पहली जो शाखा है ना, वो पहली शाखा कहां खोली है?
तो दोस्तों आप बता देना, एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए पहली जो शाखा खोली है वो बेंगलुरु के अंदर खोली है, बेंगलुरु के अंदर। ये भाई साहब ध्यान रखिएगा, जो स्टार्टअप वगैरह शुरू करेंगे उनको धन दौलत वगैरह ये इस शाखा के माध्यम से एसबीआई देगा, ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु, बेंगलुरु का जिक्र आया है तो दोस्तों कहाँ है बेंगलुरु? कर्नाटक में। और कर्नाटक जिसके बारे में हमने अभी बताया था कि जो 1956 में बना था, जिसका मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई, और जिसका राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत है। लेकिन दोस्तों जिक्र एसबीआई का आया है तो ध्यान रखिएगा, एसबीआई की स्थापना जुलाई 1955 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और ये जो एसबीआई है ना, एसबीआई जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा ये वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। लेकिन एसबीआई का पुराना नाम क्या है? एसबीआई को हम पहले दोस्तों किस नाम से जानते थे? तो आप बता देना, इंपीरियल बैंक के नाम से। एसबीआई को किस नाम से जानते थे अपन? इंपीरियल बैंक के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक, एक्चुअल में दोस्तों भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड, थाईलैंड का तो आपने पता ही होगा, थाईलैंड का जिक्र करें तो एशिया में है। और हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक, संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप बता देना, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, राजधानी बैंकॉक में। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आप बता देना, बैंकॉक में किया गया, बैंकॉक में। और ये थाईलैंड का जिक्र करें, थाईलैंड कौन से महाद्वीप में है? तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप के अंदर है। अब हम दोस्तों उन प्रश्नों का जिक्र करेंगे जो प्रश्न कल के एग्जाम में आरआरबी ने पूछे थे। कल के एग्जाम में आरआरबी ने पूछे थे, कहने का मतलब अब हम स्टैटिक जीके का जिक्र करेंगे। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों परस्पर लेके चलेंगे। मैग्रो वन सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? ये कल के पेपर में था, आरआरबी के पेपर में, कि भारत में सबसे ज्यादा जो मैग्रो वन है, मैग्रो वन सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों आप बता देना, मैग्रो वन सबसे ज्यादा मिलते हैं भारत में पश्चिम बंगाल में। मैग्रो वनों को हम ज्वारीय वन भी कहते हैं, अनुप वन भी कहते हैं, और वेलांचली वन भी कहते हैं। ये वन अधिकतर डेल्टा क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं, और ये वन जिनकी लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है, जिसका प्रयोग नाव बनाने में किया जाता है, और इन वनों की छाल का प्रयोग चमड़े को पकाने में किया जाता है। तो मैग्रो वन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज, ये क्वेश्चन तो अधिकतर बच्चों को मालूम होगा। ब्रह्म समाज की शुरुआत किसने की थी? तो आप बता देना दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने की थी। और ब्रह्म समाज की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने कब की थी दोस्तों? तो आप बता देना, 1828 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? तो आप बताएंगे 1828 में की थी। लेकिन राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा था? तो बता देना, अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा कहा था। इस राजा राम मोहन राय ने अगले साल सती प्रथा पर रोक भी लगवाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी राजा राम मोहन राय ने 1829 में। लेकिन ब्रह्म समाज की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा था दोस्तों? तो आप बता देना, अकबर ने कहा था, अकबर सेकंड ने। भारत में अभी कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है? वर्तमान में भारत के अंदर टोटल कितनी लैंग्वेज है? कुल कितनी भाषा है? भारत में कितनी भाषा बोली जाती है? कुल कितनी भाषा बोली जाती है? तो प्यारे साथियों बता देना, 22 भाषा बोली जाती है, 22। इसीलिए तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत के अंदर फिलहाल भाई साहब 22 भाषा बोली जाती है। ये कल के पेपर में था, आरआरबी के पेपर में। तो भारत में वर्तमान में टोटल 22 भाषा बोली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? भाई किस राज्य के अंदर 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों आप बता देना, नागालैंड में। नागालैंड में 2022 तक पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। भारत के किस राज्य के अंदर 2022 तक
पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो आप बताएंगे नागालैंड। दोस्तों ये नागालैंड जिसकी राजधानी कोहिमा है, और ये नागालैंड जो कब बना था तो आप बता देना 1963 के अंदर नागालैंड राज्य बना था। जिसकी लैंग्वेज का जिक्र किया जाए ना, जिसकी राजकीय भाषा का जिक्र किया जाए तो इंग्लिश है, इंग्लिश। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी कल के एग्जाम में था। बंधन बैंक कब बना था, तो बंधन बैंक कब बना था या बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आप बता देना बंधन बैंक की स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। बंधन बैंक 2015 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण जो मिशन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी, विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, 1896-97 के अंदर। 1896-97 की घटना है जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन बनाया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण, और उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन बनाया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद को स्वामी किसने कहा था, तो खेतड़ी के राजा हुआ करते थे अजीत सिंह। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को पहली बार स्वामी कहकर पुकारा था, ध्यान रखने का। वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं, यह क्वेश्चन भी था। वर्तमान में भारत में हाई कोर्ट कितने हैं, तो दोस्तों आप बता देना 25 हाई कोर्ट है वर्तमान में। हाई कोर्ट का वर्णन कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 214 के अंदर हाई कोर्ट का वर्णन मिलता है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला गया था 1862 में। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में देश का पहला हाई कोर्ट कलकत्ता में खोला था। लेकिन देश का अंतिम हाई कोर्ट या 25वां हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 में अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर खोला गया था। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सारे साथी ठीक होंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अब आपसे ज़्यादा कहने की तो बात होगी ही नहीं कि शेयर करे, फलाना करे, धिकड़ा करे, क्योंकि कोई किसी की बात तो मानता ही नहीं है। क्योंकि एक आध शेयर कर दे तो ये भाई साहब कर नहीं सकते ऐसा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कहूंगा भी नहीं आवा ना, शेयर करो तो तुम्हारी मर्जी, ना करो तो तुम्हारी मर्जी। जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूं तो आप एक शेयर कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा। आज का पहला क्वेश्चन देखो, आज का दोस्तों अपना पास में जो पहला क्वेश्चन, लेकिन हम बहुत ही जबरदस्त पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। आप वीडियो को शेयर करें या ना करें, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम बड़े ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना स्टार्ट की है। कौन सी राज्य सरकार ऐसी है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना, बहुत शानदार पॉइंट है। और आप यदि राजस्थान से हैं तो ये पॉइंट देखना चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार ने ही शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस स्टेट की गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री अनुपर्ति योजना स्टार्ट की है, कोचिंग योजना स्टार्ट की। एक्चुअल में जो बच्चे पढ़ने लिखने के इच्छुक हैं और वो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में धन दौलत नहीं है, तो जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है उनको कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान की जो सरकार है ना, वो उनको आर्थिक मदद करेगी, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। तो मुख्यमंत्री कोचिंग अनुपर्ति जो कोचिंग योजना है वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है दोस्तों, तो आप बता देना राजस्थान। कब बना था दोस्तों, 1949 में। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री। और दोस्तों यहाँ का गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र, कलराज मिश्र यहाँ का गवर्नर है, कलराज मिश्र यहाँ का गवर्नर। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना स्टार्ट की है, तो आप बता देना दोस्तों राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान जो 1949 में बना था, राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, और राजस्थान का राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र है, कलराज मिश्र जो राजस्थान का राज्यपाल है। किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना स्टार्ट की है। भाई कौन सी राज्य सरकार है
जिसने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील की शुरुआत की, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? तो आप बता देना दोस्तों, असम की सरकार ने। बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत की है? तो दोस्तों आप बता देना, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स की शुरुआत किसने की है? तो असम की सरकार ने की है, असम। दोस्तों असम का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये असम का मुख्यमंत्री है। दोस्तों असम का राज्यपाल कौन है? दोस्तों जगदीश मुखी। जगदीश मुखी ये असम का राज्यपाल है दोस्तों। और ये असम कब बना था? 26 जनवरी 1950 के अंदर बना था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 में। एक्चुअल में जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जो बच्चे दिव्यांग हैं, उनकी मदद करने के लिए उनको घर से व्हीकल जाएगा, घर व्हीकल जाएगा। यदि वो स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको घर से व्हीकल लेके आएगा। तो उन बच्चों की जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बच्चे दिव्यांग हैं, उनकी आर्थिक रूप से मदद करने के लिए असम की सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील अभियान की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, असम जो कब बना था? 26 जनवरी 1950 में बना था। असम का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है। और असम का राज्यपाल कौन है? तो आप बताएंगे जगदीश मुखी। और ये असम ना भाई साहब, असम इसको प्राचीन समय में कामरूप के नाम से भी जानते थे। कामरूप के नाम से किसे जानते थे? तो आप बताएंगे असम को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से भी जानते थे। तो प्यारे साथियों, वीडियो पर अंत तक बने रहना, वीडियो पर अंत तक बने रहना। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, वीडियो पर आप अंत तक बने रहना। बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को लंदन में ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है। ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है। तो आप बताएंगे भाई साहब उस व्यक्ति का नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी है, दादा भाई नौरोजी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को लंदन में ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? तो दोस्तों आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी के घर को सम्मान मिला है। अरे ये दादा भाई नौरोजी जिसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था, पहली बार जो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था ना, वो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में किया था। अरे कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहने वाला जो व्यक्ति था ना, वो दादा भाई नौरोजी। और ये कांग्रेस शब्द कहां से लेके आया था? उत्तर अमेरिका महाद्वीप से लेके आया था। अरे द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आप बता देना दोस्तों, दादा भाई नौरोजी की। तो याद रखना, स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना है? दादा भाई नौरोजी की रचना है, दादा भाई नौरोजी की। और ये ध्यान रखना कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। और इसी के घर को लंदन में ब्लू फ्लैग सम्मान से नवाजा गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अम्मा और वात्सल्य योजना शुरू की है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा एंड वात्सल्य योजना शुरू की है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा
अम्मा और वात्सल्य योजना स्टार्ट की है? तो दोस्तों आप बता देना, सिक्किम के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और वात्सल्य योजना स्टार्ट की है? तो आप बता देना, सिक्किम। अरे अम्मा योजना का जिक्र करें तो जो महिला बेरोजगार है उनको साल के 20,000 रुपए दिए जाएंगे। जो महिला बेरोजगार है उनको साल के 20,000 रुपए दिए जाएंगे। वात्सल्य योजना का जिक्र करें ना दोस्तों, वात्सल्य योजना का, तो वात्सल्य योजना में जो महिला जिसके संतान नहीं है, जो निसंतान महिलाएं हैं, वो अपना इलाज करवा सकती। 3 लाख तक किसी भी प्रकार का इलाज करवाना चाहती है तो सरकार इलाज के रुपए मुहैया करवाएगी। तो ध्यान रखना, वात्सल्य योजना के तहत जो निसंतान महिलाएं हैं उनको 3 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद मिलेगी। और अम्मा योजना के तहत जो महिला बेरोजगार है उनको साल के 20,000 देगी। और कौन से स्टेट की सरकार देगी? सिक्किम की सरकार देगी। और सिक्किम दोस्तों कब बना था? 1975 में सिक्किम बना था। और सिक्किम का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप बता देना, प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग ये सिक्किम का मुख्यमंत्री है। सिक्किम का राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, सिक्किम का राज्यपाल गंगा प्रसाद है, गंगा प्रसाद। बहुत बढ़िया। अम्मा और वात्सल्य योजना की शुरुआत सिक्किम में की गई है। सिक्किम जो 1975 में बना था। सिक्किम जिसका मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। और सिक्किम जिसका राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, गंगा प्रसाद है, गंगा प्रसाद। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में नहीं रहना चाहिए। बहुत शानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे साथ में बने रहना वीडियो पर अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करें, हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच बैठक का आयोजन कहां किया गया? हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच, दोस्तों हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच जो बैठक हुई है, इस बैठक का आयोजन कहां किया गया है रे? तो आप बता देना, मनीला में किया गया है। मनीला जो फिलीपींस की राजधानी। हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच जो बैठक हुई है उसका आयोजन कहां किया गया है दोस्तों? तो आप बता देना, मनीला में। मनीला जो फिलीपींस में है और फिलीपींस की राजधानी भी है। ये मनीला अपने आप में पता है क्यों फेमस है? क्योंकि ये जो मनीला है ना, मनीला, यहां पर चावल अनुसंधान केंद्र है, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो राइस रिसर्च सेंटर है, जो कहां है? मनीला के अंदर। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कहां पर पड़ता है? मनीला में। लेकिन फिलीपींस कहां है? तो आप बता देना दोस्तों, एशिया में है। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। लेकिन एक फिलीपींस का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जाता है। और वो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। सारे साथी ध्यान रखना, एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को, हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को, अपना जो दूरसंचार विभाग है, दूरसंचार विभाग को हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 83,12.4 करोड़ रुपए का भुगतान किस कंपनी ने किया है? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त। हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किस कंपनी ने किया है? तो दोस्तों आप बता देना, एयरटेल ने किया है, एयरटेल। दोस्तों ये एयरटेल कब बनी थी? 1995 में। दोस्तों इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। और इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? तो सुनील भारती मित्तल ये इसके संस्थापक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूरसंचार विभाग को किस कंपनी ने 8,312.4 करोड़ रुपए की धनराशि दी है या भुगतान किया है? तो आप बताएंगे एयरटेल। एयरटेल जिसकी स्थापना 1995 में होती है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और जिसका संस्थापक कौन है? सुनील भारती मित्तल, जिसका संस्थापक है। तो दोस्तों आप बने रहना, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे आप, साथ ही साथ में इन पॉइंटों को नोट करते हुए चलिएगा। पीरियड प्रोडक्ट मुक्त देने वाला पहला देश कौन सा बना है? अरे पूरे विश्व के अंदर एक देश ऐसा है जो पीरियड जो प्रोडक्ट होते हैं,
पीरियड प्रोडक्ट, और पीरियड प्रोडक्ट मुक्त देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो विश्व का पहला देश बना है दोस्तों, वो स्कॉटलैंड बना है, स्कॉटलैंड। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व का पहला देश जिसने पीरियड प्रोडक्ट मुक्त देने की घोषणा की है, या पीरियड प्रोडक्ट्स मुक्त देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप बता देना, स्कॉटलैंड। अरे ये स्कॉटलैंड किसका हिस्सा है? यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। और ये स्कॉटलैंड जिसकी राजधानी क्या है? तो एडिनबर्ग इसकी राजधानी, एडिनबर्ग इसकी राजधानी है, एडिनबर्ग। ध्यान रखिएगा, पीरियड प्रोडक्ट मुक्त देने वाला दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड बना है। स्कॉटलैंड जो यूके का हिस्सा है, यूके जिसकी राजधानी लंदन है, लेकिन स्कॉटलैंड जिसकी राजधानी एडिनबर्ग है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सरकार ने दही डांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? हाल ही में किस सरकार ने, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने दही डांडी को, हाल ही में किस सरकार ने दही हांडी को, हाल ही में किस सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। तो हाल ही के अंदर किस सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो प्यारे साथियों आप बता देना, दही हांडी को खेल का दर्जा देने की जो घोषणा की है ना, वो किसने की है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र सरकार ने। अरे महाराष्ट्र सरकार मतलब आप क्या समझते हो? महाराष्ट्र सरकार मतलब आप समझ लीजिए एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन है? एकनाथ शिंदे है। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है। लेकिन किस सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है दोस्तों? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। आप मेरे साथ में बने रहना। एक बार मैं इसको बोर्ड को साफ कर देता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों मेरे साथ में बने रहें, लगातार बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल परमाणु प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? बहुत शानदार क्वेश्चन है। हर घर जल परमाणु प्राप्त करने वाला, हर घर जल परमाणु प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हर घर जल परमाणु प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? तो आप बता देना, गोवा बना है, गोवा। अरे ये गोवा जो पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था 1961 में, और ये गोवा भाई साहब स्टेट बना है 1987 में। ये गोवा जिसकी राजधानी दोस्तों पणजी है, और ये पणजी जो मांडवी नदी के ऊपर है, मांडवी नदी के ऊपर। ये गोवा दोस्तों जिसका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत है। और ये गोवा जिसका गवर्नर पूछा जाए ना, गवर्नर, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई ये गोवा का राज्यपाल है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि हर घर जल परमाणु प्राप्त करने वाला, हर घर जल परमाणु प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। गोवा जो पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था 1961 में, गोवा जो राज्य बना है 1987 में। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के ऊपर है? मांडवी नदी के ऊपर। गोवा का मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, और गोवा का गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस सेवा कहां शुरू की गई है? देश की पहली है भैया, देश की पहली डबल डेकर जो एसी बस है, डबल डेकर एसी बस है, इसकी शुरुआत कहां से की गई है दोस्तों? तो आप बता देना, मुंबई से की गई। और ये जो डबल डेकर एसी बस है ना, एसी बस है, इसके अंदर 90 यात्री बैठ सकते हैं, 90 यात्री। हाल ही में देश की पहली, देखो देश इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है, देश के अंदर अधिकतर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उत्थान हो रहा है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहां से स्टार्ट की गई है? तो आप बता देना कहां शुरू की गई है? तो दोस्तों मुंबई में। और मुंबई जो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र जिसका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, और महाराष्ट्र जिसका राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर मत करना,
क्योंकि यदि ये जानकारी शेयर कर दी तो ये जानकारी तो और लोगों तक भी पहुंच जाएगी, और फिर आप उन लोगों से खास कैसे बनोगे? आप तो खास इसलिए बनोगे ताकि शेयर ना करो, बस सिर्फ अपने तक सीमित रखो, बखेर के रख दोगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरे साथ में बने रहना, कल मिलेंगे, सुबह 7 बजे के आसपास ही मिलेंगे। धन्यवाद।